छात्र मित्रों, मैं कृष्णा पत्ता और स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल आचार्य एकेडमी में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जैसे कि अब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं, ज्यादातर जो चीजें यूज करते हैं हम, वो प्योर स्टेट में नहीं होते, प्योर सब्सटेंस नहीं होता, मिक्सचर होता है। जैसे अगर हम किचन में जाएंगे तो हमें जितने भी यूटेंसिल्स मिलते हैं वो ज्यादातर प्योर अलॉय, मतलब अलॉय से बने होते हैं, प्योर नहीं होते, प्योर मेटल्स के। जैसे कि ब्रास ले लिया, वो हो गया कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाकर उन दोनों का अलॉय बनता है ब्रास। बाद में जर्मन हो गया। जर्मन में क्या होता है, कॉपर जिंक तो होता ही है सेम, और निकेल भी ऐड किया जाता है उसमें, तो वो हो गया जर्मन। ये अलॉय हो गया, यानी ये मिक्सचर है। ये क्या है, मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर। अलॉय यानी सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, यानी इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं। अलॉय में दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स होकर एक नया मेटल बनता है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल की, वो चेंज हो जाती है। जब अलॉय बनता है तब प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है। जब कोई सब्सटेंस प्योर होता है, जब प्योर फॉर्म में होता है, तब उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब उसका मिक्सचर होता है, किसी और के साथ मिक्स होता है वो, तब उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे शादी के पहले जो इंसान होता है वो कुछ अलग ही होता है, और शादी के बाद में वो क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, फैमिली वगैरह, बीवी बच्चे होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं एक्सपीरियंस, उनसे सुना है सिर्फ मैंने एक्चुअली ये सारी चीजें। आप आपके मम्मी पापा को पूछो या देखो, कुछ मिलेगा तो कुछ। तो अब हमने क्या देखा, मिक्सचर। तो अब सॉल्यूशन देखेंगे हम। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक्चुअली ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे हम क्लास 11th में, अब ये होमोजेनियस किया है, देखिए क्लास 11th में हमने इसके बारे में पढ़ा था, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लास 11 का जो चैप्टर था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने पढ़ा था। देखिए मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा मिक्सचर होता है। फिर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, और मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। मिक्सचर यानी क्या होता है, मिक्सचर यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, किसी एक रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, वो हो गया मिक्सचर। बस सिंपल, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो गए, कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो मिक्स है, किसी भी रेशियो में हो, फिर वो 1:2, 2:3, कौन सा भी रेशियो उसमें मिक्स हो गए, तो वो हो गया मिक्सचर। तो उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो प्रॉपर्टीज होती है थ्रू आउट, मिक्सचर की थ्रू आउट प्रॉपर्टीज। अगर एक मिक्सचर है, सपोज ये कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें वाटर है और इसमें कुछ सॉल्ट, कुछ नमक डाल दिया, नमक के पार्टिकल, और वो नमक के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं इसमें। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ का वाटर लूं मैं, तो भी मुझे ये क्या लगेगा, सॉल्टी लगेगा। यहाँ का, वहां का भी सॉल्टी। अगर शुगर डालिए उसमें, तो सारा पानी स्वीट ही लगेगा मुझे। अगर ऐसा होता है कि मैं ऊपर का पानी पीऊंगा तो वो स्वीट नहीं लगेगा, नीचे का पीऊंगा तो स्वीट लगेगा। अगर वो डिजोल्व नहीं हुआ पूरी तरह से, तब हो सकता है ऐसे। लेकिन अगर वो शुगर हमने पूरी तरह से डिजोल्व कर ली, उसमें हमने पूरी तरह से शुगर अगर डिजोल्व कर ली, तो सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, थ्रू आउट प्रॉपर्टीज सेम होगी, यानी सारा पानी हमें मीठा ही लगेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम हो गई। और आइडेंटिटी क्या करता है, लूज करता है। अगर हमें शुगर दिखती है क्या, ऐसे दाने दाने नहीं दिखते, सॉल्ट दिखती है क्या पानी में, जब वो घुल मिल जाती है तब नहीं दिखती है, वो जब डिजोल्व होती है तब दिखती नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं इसे। और सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए अब। सॉल्यूशन इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब 3 फेज में होते हैं सब्सटेंस, एक गैसेस में होता है, एक लिक्विड में होता है, और एक सॉलिड में, तीनों टाइप में। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे, एक्चुअली इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी हमें एक्चुअली सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने की। जैसे कि अगर हमने 1 ppm का फ्लोराइड आयन है किसी वाटर में, 1 ppm का फ्लोराइड आयन किसी वाटर में है, तो
क्या होता है, वो टूथ डीके से हमें प्रिवेंट करता है, यानी दांतों को कीट लगने से बचाता है। अगर 1 ppm का फ्लोराइड आयन किसी वाटर में होगा तो वही वाटर हमें कीट लगने से बचाता है। कीट क्या होती है, फोटो में देख लीजिए आप, उसे टूथ डीके कहते हैं। फिर अगर वो 1 ppm की जगह 1 ppm हो गया तो हमारे टीथ मॉटल्ड हो जाते हैं। मॉटल की भी पिक्चर आपको दिखती होगी, मॉटल की पिक्चर स्क्रीन पर। मॉटल यानी ये पीले पीले होते हो, देखिए दांत ऐसे पीले पीले ऐसे गंदे हो जाते हैं पूरे दांत, तो उसे कहते हैं मॉटल। यानी 1 था तो प्रिवेंट करता था, अच्छा था वो। 1.5 हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, हमारे दांतों के लिए वो हानिकारक हो गया। फिर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में और भी हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसका, तो वो पॉइजन बन जाता है, उसका पॉइजन बन जाता है वाटर। वो एक्चुअली हम चूहे मारने की दवाइयों में यूज करते हैं, वो चूहे मारने की दवाइयों में यूज करते हैं। देखिए फ्लोराइड आयन, एक ही फ्लोराइड आयन, ये पीपीएम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की टर्म है, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट में इतना एक पार्ट क्या है, फ्लोराइड आयन का है, या 1.5 पार्ट फ्लोराइड आयन का है। हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, फ्लोराइड आयन ज्यादा बढ़ा है एक्चुअली। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट यानी जिसका पार्ट ज्यादा है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, जिसका पार्ट कम है वो सॉल्यूट। जैसे इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में क्या हो गया, शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट हो गया, उसका पार्ट कम है, कम पोर्शन है। और जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, वाटर लिक्विड, वो हो गया सॉल्वेंट। जिसका पोर्शन ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका पोर्शन कम है वो सॉल्यूट। ऐसा नहीं है कि हमेशा लिक्विड ही सॉल्यूट रहेगा, गैस ही, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। जिसका पार्ट ज्यादा वो सॉल्वेंट हो गया, जिसका पार्ट कम है वो सॉल्यूट। नहीं तो आप समझोगे कि सॉल्यूट यानी अब नमक है, नमक यानी सॉलिड है, तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप में आप समझोगे। तो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो उसमें देखिए अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि एक पहला कॉलम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, जिसमें 2 प्रकार के एक्चुअली कॉलम दिए हैं आपको, एक सॉल्यूट के लिए और एक सॉल्वेंट के लिए। एक सॉल्यूट के लिए दी हुई है और एक सॉल्वेंट के लिए, और तीसरे कॉलम में आपको एग्जांपल दिए होंगे। तो देखिए पहले क्या दी है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको, और सॉल्वेंट, और फिर एग्जांपल। अगर गैस सॉल्वेंट है और उसमें गैस मिल गई, जैसे कि एयर हो गया या नेचुरल गैसेस हो गया। एयर में क्या होता है, ज्यादातर नाइट्रोजन गैस होता है, यानी नाइट्रोजन गैस जो होता है उसमें सॉल्वेंट का काम करता है एयर में, अगर एयर देखे तो हम। और बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें कम मात्रा में होती है, तो ये कैसे सॉल्यूट का काम करती है। ये हो गया गैस इन गैस, मतलब सॉल्यूशन किसका है, गैस और गैस का ही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होना चाहिए, लेकिन वो होमोजीनियस, उसे ही सॉल्यूशन कहना है, किसी को भी सॉल्यूशन नहीं कहते। फिर दूसरा देखिए, अब यहाँ पे गैस जो है लिक्विड में मिलाया हमने, गैस जो है लिक्विड में मिलाया, यानी यहाँ पे गैस सॉल्यूट हो गया और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक, हम कोको कोला, पेप्सी या कुछ बियर के बॉटल देखिए आप, या कुछ कोल्ड ड्रिंक के बॉटल, उसमें क्या होता है, गैसेस मिलाई होती है ऊपर, ढक्कन खोलने के बाद वो शैंपेन ऐसा, वो ढक्कन खोलने के बाद निकलता है ना सब गैस बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है एक्चुअली, उसे प्रेशराइज करके बॉटल में रखा जाता है। तो थर्ड देखेंगे हम, सॉलिड में गैस मिलाया है हमने, सॉलिड में गैस मिलाया, जैसे कि हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम एक मेटल है, उसमें हाइड्रोजन की गैस मिल जाती है। फिर देखिए लिक्विड, अब लिक्विड क्या किया है, गैस में मिल गया है, उसका एग्जांपल है वाटर वेपर देखते हैं हम एयर में कभी कभी क्या होती है, वाटर वेपर होती है, जैसे विंटर के सीजन में दिखाई देता है आपको, वो हम उसे दव बिंदु कहते हैं, दव बिंदु, यानी वो वाटर होती है, वाटर क्या हो जाती है, हवा में मिल जाती है, वो हो गया लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन लिक्विड, जैसे थर्मोडायनामिक में एग्जांपल दिया था मारुति सर ने, अल्कोहल इन वाटर, तो ये क्या हो गया, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया। बाद में देखिए लिक्विड और सॉलिड का
जैसे चिंगम हो गए, ये चिंगम जो होते हैं लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर ही होता है, ये भी एक लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो गया, चिपचिपा। जैसे अमालगम्स भी कहा जाता है, अमालगम्स भी होते हैं इसमें एग्जाम्पल। और मर्क्यूरी इन सिल्वर, मर्क्यूरी कैसे होती है, लिक्विड होती है। एक्चुअली मर्क्यूरी एक एक्सपेक्शनल मेटल है। ज्यादातर सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, लेकिन मर्क्यूरी सिर्फ एक, मर्क्यूरी ऐसा सब्सटेंस है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। और ये लिक्विड स्टेट में ये मर्क्यूरी अगर हम जब सिल्वर में मिलाए तो वो कैसा हो गया सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड का। फिर देखिए सॉलिड इन गैस, जैसे मैथबॉल्स इन एयर, यहाँ पे सॉलिड है, एयर क्या हो गया गैस, और मैथबॉल्स क्या हो गए सॉलिड हो गए। फिर देखिए सॉलिड इन लिक्विड, जैसे शुगर हो गया, अभी सॉल्ट का जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल, शुगर सॉल्ट वाटर में। फिर सॉलिड सॉलिड का, जैसे कि मैंने ऑलॉय बताया आपको, ब्रास बताया मैंने, जर्मन बताया, ब्रॉन्ज बताया, सिल्वर बताया, जर्मन सिल्वर बताया। तो ये सब क्या हो गए सॉलिड इन सॉलिड, दोनों भी सॉलिड होते हैं, ये ऑलॉय। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे, अब सॉल्यूशन तो है तो उसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब सॉल्यूशन में दो पोर्शन मिल रहे हैं हमें, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। जो ज्यादा पोर्शन होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम पोर्शन होता है उसको सॉल्यूट करते हैं, यानी कम सब्सटेंस मात्रा में। तो अब उसे एक्सप्रेस करना है हमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट में। वैसे तो बताते हैं हम, ऐसे नॉर्मली बताते हैं हम डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में हुआ तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, अगर सॉल्यूट कम हो गया तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ, जैसे कि आपने फ्लोराइड आयंस का देखा था वाटर में, अगर ऐसे ही कहते थे, अगर हम बात करके ज्यादा है कम है तो पता नहीं चलता कितना है, 1 ppm है, 1.5 ppm है, मतलब जरा सा भी हम उसमें चेंज कर देते तो उसके सारे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाते। तभी वो दांत प्रिवेंट करता था, हमारे टूथ्स जो है वो टूथ्स डीके जो है प्रिवेंट करता था अगर 1 ppm है तो, और 1.5 हो गया तो वही टूथ को वो खराब करता था, मॉडल करता था पीला पीला। यानी अगर हम ऐसे ही बताते कॉन्सेंट्रेशन है डाइल्यूट है तो वो चलेगा नहीं, कंफ्यूजन प्रिवेंट, एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वो। इसलिए कुछ टर्म्स होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताने में, जैसे कि अब हम लेंगे कुछ टर्म्स, मास बाय मास। इसे मास परसेंट भी कहते हैं, मास परसेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ टर्म्स हैं। तो इसे कैसे निकाला जाता है मास परसेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज दिया हुआ तो 100 तो होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो गए, परसेंटेज दिया यानी 100 से मल्टीप्लाई हो गई। जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिखना है और नीचे सारे सॉल्यूशन का मास लिखना है। अगर 10% है, समझो 10% दिया हुआ है, 10% अगर कोई सॉल्यूट है, समझो NaOH हो गया, NaOH 10% NaOH का सॉल्यूशन है वाटर में, वाटर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ग्राम क्या होगा NaOH होगा, और फिर 90 ग्राम क्या हो गया वाटर, वाटर कितना हो गया 90 ग्राम वाटर। तो ये 10%, यानी 90 ग्राम वाटर में अगर हमने 10 ग्राम NaOH मिल गया तो ये हो गया 10%। ये जो टर्म है मास परसेंटेज की, ये कहां पर यूज की जाती है, ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जैसे कि कमर्शियल ब्लीचिंग हो गया। अब ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग यानी कलर्स को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीडेशन का यूज करके किसी सब्सटेंस में से उसका कलर रिमूव किया जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, अगर उन्हें टेक्सटाइल्स का कलर निकालना है, कलर रिमूव करना है। और दूसरा एक्चुअली कलर किस लिए रिमूव करते हैं, उन्हें अगर कुछ डिजाइन बनाना हो या कुछ डिफरेंट कलर देना हो तो पहले जो पुराना जो कलर होगा उसे रिमूव किया जाता है। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, ब्लीचिंग में ऑक्सीडेशन होता है और उसका कलर रिमूव किया जाता है, उसे कहते हैं कमर्शियल ब्लीचिंग। तो इसमें ये मास परसेंटेज का यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। फिर दूसरा देखेंगे हम वॉल्यूम।
वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या होता है, अभी उसमें वो मास था, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए 100। यहां पे अगर परसेंटेज में दिया हुआ है 10%, यानी क्या है, सपोज 10 मिलीलीटर NaCl प्रेजेंट है 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वाटर का कुछ सॉल्यूशन है, यहाँ पे अगर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम क्या है, 100 मिलीलीटर, या 100 मिलीलीटर में ये 10 मिलीलीटर NaCl मिलाया, यानी 100 ml वाटर में 10 ml मैंने NaCl मिलाया, तो ये क्या हो गया, इसका 10% क्या हो गया, उसका परसेंटेज हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन 10% हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन NaCl का उस सॉल्यूशन में। तो इस प्रकार से ये वॉल्यूम परसेंटेज, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल दिया जाए आपको, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल, जैसे कि कार में यूज किया जाता है, ये इंजन को ठंडा करने के लिए, कार के जो इंजन होते हैं उसे ठंडा करने के लिए एक्चुअली यही टर्म यूज किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल का कुछ परसेंटेज लिया जाता है, उससे अगर जब कार का इंजन गर्म होता है तो उसे डालते हैं इंजन में और इंजन को ठंडा किया जाता है। फिर थर्ड देखेंगे हम, थर्ड जो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये जो टर्म है एक्चुअली ये मेडिकल और फार्मेसी में यूज की जाती है, मेडिकल और फार्मेसी। मास बाय वॉल्यूम यानी 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूट जो होता है वो उसका मास दिया जाता है कुछ ग्राम में, और जो सॉल्यूशन होता है वो ml में दिया जाता है, तो इसे कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, और नीचे होता है वॉल्यूम होती है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सिंपल टर्म है ये मेडिकल और फार्मेसी में, ज्यादातर दवाइयों में ये लिखा जाता है। अब आप देखो कि अगर कुछ भी अगर खांसी की या जुकाम की आप कभी भी कुछ दवाइयां लाते हैं तो उस पर लिखा होगा, आप पढ़ोगे तो आपको इन सारी चीजों पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ होता है। टूथपेस्ट लीजिए, सारी FMCG की जो भी चीजें होती है उस पर लिखा होता है, साबुन ले लो, टूथपेस्ट ले लो या दवाइयां, इन पर ये होता है। अब PPM टर्म देखिए आप, PPM जैसे आपने सुना था, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही एग्जांपल दिया था, फ्लोराइड आयन का 1 ppm था, फिर 1.5 ppm था, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन था। तो तीनों में उसके अलग अलग एप्लीकेशन थे। पहला दांतों को प्रिवेंट करता था, दूसरा उसे पीला करता था, तीसरा क्या पॉइजनस था, तो वो रैट के लिए यूज करते थे। 1 ppm पार्ट पर मिलियन, इसे कहा जाता है पार्ट पर मिलियंस। उसके लिए फॉर्मूला है पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू, अब ये मिलियन है, मिलियन यानी 10 to the power 6, मिलियन यानी 10 raised to the power 6 ppm ऑफ कंपोनेंट। तो इसका ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए। ppm, अगर किसी भी कंपोनेंट का ppm निकालना है तो पार्ट ऑफ कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट के कितने पार्ट है वो ऊपर लिखना है, फिर टोटल पार्ट ऑफ कंपोनेंट, टोटल कितने पार्ट है ऑल कंपोनेंट के उस सॉल्यूशन में, इनटू क्या करना है 10 raised to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें मिल जाता है ppm।
एक्चुअली ये जो टर्म होती है वो पॉल्यूटेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, जैसे एटमॉस्फेयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स यानी जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो पॉल्यूटेंट्स, तो उसे इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीएम में। जो पीछे देखे थे आपने मास बाय वॉल्यूम या मास बाय मास और मास बाय और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीनों टर्म हम पीपीएम में भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी पार्ट, यहाँ पे मास लेना है, मास के पार्ट यहाँ पे भी मास के पार्ट ले लिया हमने, तो वो मास बाय मास हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे मास और यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, तो मास बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया पीपीएम, पार्ट पर मिलियन कहते हैं इसे। अगर सपोज एग्जांपल की तौर पर, एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन है सी वाटर में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट है, और सी का वाटर क्या है, सॉल्वेंट, सी वाटर। ऑक्सीजन कितना है, 6 × 10⁻³ और सी वाटर है 1 किलोग्राम, ये इतना ग्राम है। अब इसका पीपीएम में निकालना है हमें परसेंटेज ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कितना पार्ट है, 6 × 10⁻³ अब 1 किलोग्राम में दिया है, इसका 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, उसे हम 1000 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10⁻³ तो ये नीचे 3 है तो फिर ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 10⁻, ऊपर ऑलरेडी -3 है, ये यहाँ पे नीचे क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, फिर ये -3 एक्चुअली ये 10⁻6 लिख लेता हूँ यहाँ पे, -3 -6, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आकर निगेटिव हो गया, फिर -3 -6 हो गए, फिर ये -6 और ये +6 कैंसिल, यानी 6 पीपीएम। कितना है पीपीएम उसका, 6 पीपीएम ऑक्सीजन का। यानी 6 पार्ट पर मिलियन ऑफ सी वाटर। फिर देखिए मोल फ्रैक्शन क्या टर्म होता है अभी। एक्चुअली इस मोल फ्रैक्शन का जो यूज होता है, मोल फ्रैक्शन हमने वैसे तो पहले चैप्टर में पढ़ा ही था हमने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर एक बार रिवाइज हो रहा है आपको, अच्छा है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है। इस पे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, उसी प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक में या एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो उसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले मोल फ्रैक्शन देखिए, मोल फ्रैक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली वेपर, उसे मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का बहुत यूज होता है। बाद में आपको हेनरीज लॉ है इसी चैप्टर में, फिर रॉल्स लॉ है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। इन लॉ को पढ़ते वक्त आपको मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन निकालना कैसे, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड है वो दोनों लॉज। तो एक्चुअली गैसेस और गैसेस का सॉल्यूशन होता है ना, उसमें भी हमें मोल फ्रैक्शन का बहुत ही यूज आता है। यानी गैस, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, तो ऐसे सॉल्यूशन में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है तब। तो मोल फ्रैक्शन यानी क्या, कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। सपोज एक कंपोनेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो हमें कैसे निकालना है। अगर ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमें ऊपर लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल, उस सॉल्यूशन में जितने टोटल नंबर ऑफ मोल है उसे नीचे लिखना है, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें वो ऊपर लिखना है न्यूमरेटर की जगह। इसे जो डिनोट करते हैं इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है मुझे तो उसी प्रकार से ऊपर बी के रख देना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल ए और बी की।
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर Na प्लस Nb और Na प्लस Nb, ये दोनों कट जाएंगे और 1 आ जाएगा, यानी दोनों की एडिशन मुझे क्या मिलेगी, XA प्लस AB की, यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन की एडिशन क्या मिलेगी मुझे, 1 मिलेगी। दोनों के मोल फ्रैक्शन की एडिशन 1। मोल फ्रैक्शन यानी क्या, उसका कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है उस सॉल्यूशन में, कितना हिस्सा है उसका। अब सब मिल गया यानी 1 हो गया। जैसे परसेंटेज में होता है 50%, 100%, 100 यानी 1 हो गया। ये 50, 50, 30, 20, 55 ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल का फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन यानी 1 होता है। अगर हमें, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। अगर हमें यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम ए का निकाल सकते हैं, और ए का पता होगा तो हम बी का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन होता है। अब हम देखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी लेने से पहले मैं एक प्रॉब्लम लेना चाहता हूं एक्चुअली। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। आपको 20% इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल। बाय मास, 20% बाय मास। इसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको इथिलीन ग्लाइकोल का, ये इसका फॉर्मूला है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो अभी मोल फ्रैक्शन का आपको पता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके निकालने हैं आपको, इसके C2H6O2। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो यहाँ पे मास 20% दिया है। अगर 20% परसेंटेज में दिया होगा तो इसे ऐसे सपोज कीजिए कि 100 ग्राम का है, ये पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उसमें 20 ग्राम किसके हैं, इसके प्रेजेंट है इथिलीन ग्लाइकोल के। तो 80 ग्राम किसके हो गए, 20 + 80 ग्राम वाटर हो गए, C2H6O2, और ये 80 ग्राम वाटर, यानी 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल रहेगा और 80 ग्राम वाटर, दोनों को मिला के 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें इसका नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो मास कितना है इसका, 20। मोलार मास फाइंड करेंगे हम, C2 यानी 24, 12 2 24। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है मोलार मास, 2 कार्बन है, 12 2 24। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन के 6 हो गए। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 2 यानी 32। तो पूरा मोलर मास कितना हो गया इसका, 32 + 6 कितने हो गए, 38। ये 2 + 6 + 4 लीजिए, 2 + 6 + 4 12, 3 + 2 प्लस कैरी 1 6, तो कितना हो गया 62। 20 डिवाइडेड बाय 62। अब 20 डिवाइडेड बाय 62, अगर ये 60 होता नीचे अगर, तो कैसा होता 1/3। 1/3 यानी 3.33, तो इसके कुछ करीब आता है वैल्यू 3.22। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है, थोड़ी सी कम आती है उसमें। यानी अगर एमसीक्यू में सॉल्व, अगर एमसीक्यू होंगे इसी प्रकार के, एमसीक्यू में हमें एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हमें अंदाज लगाना होता है। ऐसे अगर वैल्यू आए तो वैल्यू क्या होगी, इसका एक लॉजिकली हमें अंदाज लगाना पड़ता है।
हमें वहां पे सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बताएंगे हम, H2O वाटर देखेंगे। वाटर का मास कितना है, 80 ग्राम है, और वाटर के मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 2, H2 18 4 72, फिर आगे 8, फिर 4 4 4, इस प्रकार से आते हैं। इतने मोल्स हो गए, ये क्या हो गए, मोल, यूनिट लिख लीजिए। तो अब हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल का। मोल फ्रैक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, C2H6O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 3.22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। एडिशन कीजिए दोनों की, क्या होगी 3.22 और ये 4.44 7.66 नाउ यू कैन फाइंड दिस वैल्यू बाय यूजिंग लॉग टेबल। कैसे फाइंड करना है, इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, जो वैल्यू आती है उसका एंटी लॉग करना है। लॉग कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं लॉग सिखाऊंगा आपको तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू फिलहाल हम ले लेंगे, वो आती है 0.068। ये हो गया उसका मोल फ्रैक्शन। अगर हमें वाटर का निकालना है तो अभी H2, हमें दोबारा ये इतना बड़ी झंझट करने की जरूरत नहीं, 1 माइनस ये कर दीजिए, 1 माइनस 0.068, 1 है, 1 पे 0 दे दीजिए, ये 0.068, 10 में से 8 2, 9 में से 6 3, 9 में से 0 9.932। वाटर का कितना हो गया 0.932। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एनसीईआरटी के लिए। बहुत ही सिंपल है मोल फ्रैक्शन का एक्चुअली। अब हम देखेंगे इसके बाद में मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो। तो हम देखेंगे आप मोलैरिटी दोनों टर्म, मोलैरिटी दोनों टर्म अलग है, सिर्फ रिटिलिटी इतना चेंज है, वो ध्यान में रखिए। मोलैरिटी, अब यहाँ पे रिटी आया तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से संबंधित। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गए मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है अभी देखिए, मोलैरिटी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर तो सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम दिया था नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हो गई उसकी मोलैरिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो हो गई उसकी मोलैरिटी। अब प्रॉब्लम जब देखेंगे हम तब इन चीजों का हम ठीक से पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम देखेंगे हम इस पर। एक्चुअली ये डिफरेंट टर्म्स है ना, इसके सब एक्चुअली कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने मोलैरिटी ले लिया, वॉल्यूम के इस पे डिपेंड है, जैसे मोलैरिटी
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो टर्म है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन बाकी सारी चीजें जैसे मास परसेंटेज ले लिया हमने, या पीपीएम भी अगर मास में लिया हमने, उसका मास कंसीडर करके, और मास से रिलेटेड क्या देखा हमने फिर मोलैलिटी। तो ये सारी जो चीजें, इस पे टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं होता है। और जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, मोलैलिटी हो गया और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है, और टेम्परेचर से वॉल्यूम अफेक्ट होती है, ये उसके डीमेरिट से। तो ऐसी जगह पे हम मास वाले ही यूज करते हैं, जहां पे टेम्परेचर का कुछ लेना देना है, यानी टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है, चेंज होते रहते हैं टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज होगी और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वहां पे मास परसेंटेज लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे मोलैरिटी के ऊपर। एक 5 ग्राम NaOH है 450 ml लिक्विड में, 5 ग्राम NaOH 450 ml ऑफ लिक्विड में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो उसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है। 5 ग्राम NaOH 450 ml वाटर में सॉल्यूशन में मिक्स किया है, डिसॉल्व किया है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम एज इट इज। फिर मोलर मास, NaOH का मोलर मास क्या है अभी, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 16 प्लस 1 17 प्लस 23 हो गए पूरे कुल मिलाकर 40। 5 on the 5 8 जा 40, 0.125 इसका डिवीजन कीजिए आप, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.125 मोल। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं अब हमें, वाटर के। H2 किसमें मिला है, वाटर में। अगर आपको कोई सॉल्वेंट दिया नहीं है, प्रॉब्लम में सॉल्वेंट दी, एक्चुअली ज्यादातर प्रॉब्लम में सॉल्वेंट देता नहीं है कोई, अगर सॉल्वेंट दिया नहीं है तो सपोज करना वाटर है, क्योंकि जनरली वाटर ही ज्यादातर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को। एक्चुअली उस सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर को एक्वा कहते हैं ना। AQ लिखा हुआ होता है बहुत सारी चीजों नीचे, देखिए ऐसे कुछ ऊपर लिखा होता है और नीचे AQ। रिएक्शन में हमने देखा इक्विलिब्रियम वगैरह बहुत सारे ऐसे चैप्टर में AQ। तो AQ यानी एक्यूअस सॉल्यूशन, यानी जिसमें सॉल्वेंट वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट। अब वाटर के मोल्स निकालने हैं हम। अब हमें वाटर का मास कितना दिया हुआ है, मास नहीं सॉरी वॉल्यूम। हमें वाटर के मोल से कुछ लेना देना तो है ही नहीं एक्चुअली। मोलैरिटी की डेफिनेशन तो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इसके सॉल्यूट कितने होंगे 0.125 डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ml में दिया है, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। अगर ml का लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो ये 450 है, तो ये कितने आएंगे 0.450। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी अभी ये जो डॉट है यहाँ पे था -3, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। 3 डिजिट प्लेसेस क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जितना वैल्यू होगी उतने डिजिट यहाँ से शिफ्ट होता है डेसिमल में।
अब दोनों को 3 से शिफ्ट करेंगे, दोनों डेसिमल पॉइंट को। अब ये किससे डिवाइड हो सकते हैं? 5 से। 5 से कर दो, फिर 25 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा? 90। 5 9 का 45। फिर 5 से डिवाइड करेंगे और होंगे ये 5 और 18 5 का 90। 5 डिवाइडेड बाय 80। 0 पॉइंट दे दिया, 50 हो गया। पॉइंट देने के बाद हम 0 दे सकते हैं इसमें। 18 2 जा 36, आगे 14, फिर 0। 18 4 70, 72 18 से 128। 18 6 7 ऐसा कुछ आ जाएगा। पॉइंट 276 78। इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आता है। मैंने एक्चुअली ये फास्ट में करना होता है आपको, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली है। एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे हम तो 0.278 इतनी वैल्यू मिलेगी आपको। एक्चुअली ये आप इतनी झंझट में मत जाइए, लॉग टेबल का यूज कीजिए और फास्ट में निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। ये हो गया मोलैरिटी। फिर मोलैरिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे अब हम। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। 2.5 ग्राम दिया है, इथेनोइक एसिड दिया है। किसमें? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, और उसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है। $75 ग्राम हमने क्या लिया? बेंजीन लिया, और उसमें क्या मिलाया हमने? इथेनोइक एसिड मिलाया। कितना? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड हमने मिलाया। तो अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है हमें। मोलैरिटी क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये 75 ग्राम दिया है, इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेंजीन, ये बेंजीन एज अ सॉल्वेंट है। अगर मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 से पॉइंट हटाना है। ये 3 से पॉइंट इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट में। 1 2 फिर 0 फिर पॉइंट दे दिया, यानी ये आएगा 0.075। 3 से पॉइंट क्या किया है मैंने? शिफ्ट किया है। 0.075 किलोग्राम। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड। पहले इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मोलर मास निकालना है। इसका मास 2.5। मोलर मास कितना है? कार्बन कितने इसमें? 2। 2 जा 24। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, +4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 16 2 जा 32। फिर ये 4 + 24 28 हो गए। 28 + 32 CO, 3 और 1 4 6 60। इसका मोलर मास हो गया 60। 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इतने नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसे मैं क्या करूंगा? आज 25 कर दूंगा। 25 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 60, यानी मुझे सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 5 आ जाएगी। फिर इसमें 5 से डिवाइड किया, 12 5 जा 60 इंटू 10⁻⁻1। अभी 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 4 जा 40
8, कितने बचे 2, 0 आ गया 12, 1 जा 12, 8, फिर 12, 5 जा 16, 6 जा 72, फिर 8 आ गए, फिर ये 6 आएगा, तो ये 6 चलता रहेगा 0.417 और ये 10 raised to power -1 है, 0.417 इंटू 10 raised to power -1, यानी 1 पॉइंट और शिफ्ट करना है इसे, तो ये 0.0417 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल मिल गया हमें। अब मोलैलिटी बस बहुत इजी, सिर्फ वैल्यू डालना है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0417 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम 0.075। तो ये आ जाएगा, इसे 4 से शिफ्ट करेंगे तो इसे भी 4 से शिफ्ट करना होगा। इस पॉइंट को हम 4 से शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 यानी 1 0 आ जाएगा 750 लेना है और उसे सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू मिलती है हमें 0.556। अगर एनसीईआरटी में आया ऐसा प्रॉब्लम तो क्या करोगे, वहां पे तो लॉग टेबल होगा नहीं, तो देखना है पहले। देखो 650 के हाफ क्या होते हैं, 700 के हाफ 350, 750 है, यानी इसमें और 25 मिला दीजिए, फिर ये हो गए 375, इसका हाफ किया मैंने, तो ये कितना है 417। अगर यहाँ पे 375 होता, 417 की जगह अगर यहाँ पे 375 होता तो उसका आंसर क्या होता 0.5। 0.5 हो रहा है ना उसका, यानी 0.5। हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में 0.5, लेकिन इससे कुछ ज्यादा है, यानी कुछ वैल्यू उसके आगे भी कुछ वैल्यू होगी, तो वो है 56। एनसीईआरटी में ऐसे प्रॉब्लम ढूंढना है 0.5 कहाँ पे है, फिर उसके आगे आपको एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताते हैं वो, ऐसे कि 0.56 हो गया, फिर उसके नीचे 0.66 हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं बताते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा होगा 0.056 होगा एक जगह पे, और बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे वो 1 पॉइंट समथिंग होगा या 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ बड़े मतलब बहुत डिफरेंस वाले नंबर होंगे, तो आप इजीली पता कर सकते हो 0.056। तो इस प्रकार से आप बिना लॉग टेबल के भी अपने माइंड का लॉजिक यूज करके आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख लिया यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन, क्या देख लिया, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमने इस पहले वीडियो में क्या क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, सॉल्यूशन किससे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसे किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, उसके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, कौन सी टर्म किस जगह पे यूज होती है, कौन सी टर्म का क्या महत्व है, उसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, जैसे कि मास वाले होते जो टर्म होते हैं, मास परसेंट हो गया या मोलैलिटी हो गया, यहाँ पर मास का ही है ना मोलैलिटी में, और वॉल्यूम किस में आता है, मोलैलिटी हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो जो जहां पे टेम्परेचर का कंसिडरेशन होता है, टेम्परेचर बड़ा कम हो गया तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर ऐसे टर्म यूज नहीं किए जाते हैं, और जहां पर टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है वहां पर ये मास वाले टर्म यूज किए जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी कुछ डाउट है वो उसे कॉल करके पूछिए मुझे, और सारे डाउट आप तुरंत तभी क्लियर कर लीजिए, उसे सर पे ना रखिए डाउट को। तो आज इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगले इसमें हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे, डिफरेंट क्या होती है सॉल्युबिलिटी, फिर डिफरेंट कंपोनेंट की, जैसे कि फेज हो गए, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, उसकी किस प्रकार से वो चेंज होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।